हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग क्लास 12th के बुआ सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक बार वादा भी किए थे कि क्लास 12th के टोटल सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी टोटल A to Z पढ़ाया जाएगा। तो उसी की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। और जो भी बुआ आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, 6 सब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, टोटल 6 सब्जेक्ट आपको 12th में है। तो टोटल जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में भी रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। आपको हिंदी में भी रहेगा और प्लस इंग्लिश में भी, टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ताकि जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी, है ना, फायदा हो जाए। तो चलिए, आज यहाँ पर हम लोग 6 सब्जेक्ट में से आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। वो लोग आज हम लोग केमिस्ट्री देखने वाले हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री, है ना, देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में सिलेबस देखने वाले हैं और केमिस्ट्री में क्या, है ना, हम लोग शुरू कहां से करें। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि सर केमिस्ट्री या कोई भी सिलेबस है उसका स्टार्टिंग कहां से किया जाए। तो देखिए, आपके लिए एक बात समझाते हैं। अगर वो आप 12th में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ना, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ चीजें बेसिक होता है। सबसे पहला बात यह है, बेसिक होता है। यदि आप बेसिक ढंग से पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला। एक एग्जांपल आपको देते हैं। जो टीचर लोग होते हैं उनको केमिस्ट्री इतना आसान काहे लगता है, बच्चों को केमिस्ट्री भारी क्यों लगता है? सबसे मेन रीजन उसका ये हुआ कि अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आता है, अगर बेसिक चीज आपको नहीं आता तो केमिस्ट्री आपको एको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप केमिस्ट्री ढंग से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री एकदम ढंग से आप याद कीजिए, है ना, इसको ढंग से समझ लें। हालांकि रटने वाला कोई टॉपिक है नहीं, बेसिक केमिस्ट्री टोटल समझने वाला। अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है, एक बार अगर इसको आप समझ लेते हैं ना, तो फिर केमिस्ट्री में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये आपको हम टाइम देते हैं वो 10 क्लास। 10 क्लास में आपको केमिस्ट्री में एकदम पारंगत आपको कर देंगे, है ना। आपको केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ और रटे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये है वो 10 क्लास में आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केमिस्ट्री होने वाला है। इसका क्लास आप ड्रॉप नहीं कीजिएगा। आपके लिए केवल एक ही काम रहेगा हुआ, पूरे सेशन में एक काम रहेगा। सबसे पहला क्या, आप रेगुलरिटी बना के रखिए। दूसरा, नोट कॉपी आप बने थे, टोटल का डिफिनेशन A to Z नंबर लिखवाने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सब एकदम। आप नोट कॉपी सबसे पहले बनाइए। आपके पास नोट्स होना है ना, आपको नोट्स होना जरूरी है, सबसे पहले नोट्स होना चाहिए। दूसरा कि नोट्स बने कब, जब आप रेगुलरिटी बना के रखिएगा। अब रेगुलर क्लास कीजिएगा तब ना। और हाँ, और एक तो नोट्स बना के रखिए, दूसरा रेगुलर क्लास आपको रहना है। तीसरा में बुआ, जो चीज आप पढ़ते हो उसका रिवीजन बार बार कीजिए। वो रिवीजन भी बहुत जरूरी है। एक चीज जब पढ़ा, देखिए, एक नॉर्मल विद्यार्थी है, एक बहुत तेज विद्यार्थी में अंतर ही होता है ना, कि नॉर्मल विद्यार्थी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको छोड़ दिया, तेल ले भेजा, पढ़ भी नहीं करेगा, फिर कितना आप उसको प्रयास करें। तेज विद्यार्थी में एक गुण होता है बुआ, गुण ये होता है कि बार बार जो चीज आप पढ़ावल गया ना उसको बार बार रिपीट करता है। और अगर आप रिपीट करना शुरू कर दिए ना, तो आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेगा, एकदम जो भी चीजें पढ़ावल जाएगा बहुत आसान आपको लगेगा, ठीक है। तो और चौथा में एक बात आपको और करना है बुआ, देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगे, पढ़ाई आपको अगर अच्छा लगेगा तो आपको लाइक कर देना है, इसको शेयर करना। टोटल A to Z आपको फ्री में पढ़ावा जा रहा है, 1 रुपया आपको लेवल नहीं जाएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक, नहीं। तो लाइक तो करना ही है, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जो भी दोस्त लोग हैं, अगर कोचिंग नहीं जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, पैसा की दिक्कत है, बस यूट्यूब चैनल पर खाली आप बना रहिए। और सबके हाथ में, आज के टाइम में सबके हाथ में स्मार्टफोन है ना। तो आप केवल, है ना, 2-3 घंटा टाइम निकाल के, 2 घंटा टाइम निकाल के, 3 घंटा टाइम निकाल के इसको तो पढ़ ही सकते हैं। तो 2-3 घंटा टाइम निकाल के आराम से इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए, था हम लोग आते हैं वो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीट कर रहे थे कि बेसिक में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, बेसिक केमिस्ट्री में अच्छा, यहाँ पर देखिए, बेसिक जो केमिस्ट्री है ना, वो आपको लगता होगा कि केवल 12th के लिए नहीं, ये 12th के जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हो सब के लिए है। 11th के लिए है, 12th के लिए है, मेडिकल के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, कंपटीशन सब में ही पढ़ना बेसिक केमिस्ट्री। आप इसको केवल ध्यान रखिए, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान होने वाला। लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। हुआ 12th है ना, जहां से 12th में बहुत सारा क्वेश्चन देता है, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे भी से। तो चलिए, आ जाइए, हम लोग को बेसिक केमिस्ट्री का सिलेबस है ना। सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री ऊपर लिखना, ऊपर टॉपिक, अगर आप नोट्स बनाइएगा ना तो ऊपर टॉपिक क्या लिखना है, केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। क्लियर है? लिखने के बाद सबसे पहला हिंदी वाला अपना हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में लिखेगा। और क्या क्या लिखेगा वो देख लो। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है, तत्व, यौगिक और मूलक की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपोनेंट, रेडिकल। दूसरा आपको है किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में होने के कारण एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन गैसेस पे। बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। अनुचुंबक और प्रतिचुंबक के पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, इसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन है, आवर्त सारणी आपको टोटल याद कर जाना। इसमें दो एक चीज ऐसा है ना जो आपको 90% हुआ 90% केमिस्ट्री को कंट्रोल कर देता है, 90% केमिस्ट्री को कंट्रोल करके रख देता है। चीजें आपको बता देगा कि केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है, और वो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको आपको होगी सर तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बचपन से पढ़े हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना और उसको यूज करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यूज करेंगे, तरीका सीख जाते हैं कि उसका प्रयोग कैसे करल जाए, तो केमिस्ट्री आपके लिए समझिए कि 90% क्लियर हो गया। केमिस्ट्री में दूसरा चीज पढ़ना ही नहीं है। और एक अगर आवर्त सारणी आप याद कर जाते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। चलिए तो इस पे हम लोग विशेष आगे ध्यान देने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या हुआ था, 9 नंबर में आ जाए परमाणु का आकार पढ़ना, साइज ऑफ एन एटम पढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है, हाइड्रोजन आबंध हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में है, आयनन विभव पढ़ना हुआ, और इसके बाद ना इलेक्ट्रॉन बंद होता है, और इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण है ना, डायपोल मोमेंट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो टोटल 14 गो टॉपिक है हुआ। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री आपके लिए होने वाला बहुत आसान। केमिस्ट्री में आपको कोई ज्यादा दिक्कत होवे नहीं करेगा। ए टू जेड चैप्टर बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री 4 क्लास 12 लिख देना है, फिर नीचे लिखना है बेसिक, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे कुछ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में ऊपर लिखना कुछ है। सबसे पहले टॉपिक लिखने से पहले बता रहे हैं कि टॉपिक लिखने से पहले ऊपर लिख देना है पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे लिखना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट लिखने के बाद सबके नाम, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्लास 12 के केमिस्ट्री के लिए रहेगा। क्योंकि एकदम नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स, और पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां से शुरू कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 ये टोटल होगा, देख लीजिए एकदम आराम से एक बार कि क्या क्या आपको लिखना है। क्योंकि नोट्स हम लोग बनाते चलेंगे, टोटल एकदम आराम से आप देख लीजिएगा। वीडियो रोकिएगा लिखिएगा, वीडियो रोकिएगा लिखिएगा, इस तरह से टोटल यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक में। पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे बुआ, पहले इतना हम लोग कंप्लीट। सबसे पहला है तत्व यौगिक और मूलक की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड रेडिकल। चलिए आ जाइए बुआ लोग, क्या है तत्व यौगिक और मूलक की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, क्या है नहीं है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। चलो सबसे पहला टॉपिक लिखिए तत्व यौगिक और मूलक की पहचान। इंग्लिश वाला लिख लेगा बुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड, है ना, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। क्लियर है। पहले इसको टॉपिक बना लीजिए, और टॉपिक जब बना लिए हैं तो देखिए इसमें समझाते हैं किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले यहां पर आ जाइए वो लोग, यहां देखिए यहाँ पे एक कॉलम हम बना दिए हैं, और ये कॉलम के सहायता से टोटल चीजों को हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। तब क्या लिखे हैं, तत्व लिखे हैं, यौगिक लिखे हैं, मूलक लिखे हैं। पहले आराम से उसको समझ लीजिएगा, बाद में उसको लिख लीजिएगा। देखिए तत्व में क्या होता हुआ, अगर आप आवर्त सारणी जानते हैं, अगर आप आवर्त सारणी देखें, पीरियोडिक टेबल देखे ना, तो ऑल प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज एन एलिमेंट। जितना देखो ना सबके सब एलिमेंट है, सबके सब तत्व है। मान लीजिए आप कहेंगे सर हम तो पीरियोडिक टेबल देखे नहीं किए हैं, पीरियोडिक टेबल हमको याद ही नहीं है, तब कैसे रहेगा। देखिए तत्व के लिए 2-3 बात बताते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, एक में अंक का प्रयोग नहीं करेगा या संख्या का प्रयोग नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर और डिजिट का यूज नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नंबर या डिजिट, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अगर कहा गया H2SO4 तत्व है कि नहीं है, तो देखो तो इसमें 2 नहीं आ गया है, 4 में अंक या संख्या कहने का मतलब है 2 4 10 20 50 100 इस तरह की चीजें नहीं उसमें रहेगा। तो समझ जाना वो कोई चीज है, तत्व है। तो एक में H2SO4 में 2 और 4 आ रहा है, कभी तत्व होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा, कहेगा CO2 तत्व है भगवान, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 4 5 इस तरह से कंडीशन है। देखिए इसमें 2 आ गया था, कभी आपका तत्व नहीं होगा। तो तत्व होने के लिए अगर आपसे ये कहा जाएगा कि Na2SO4, ध्यान दीजिए Na2SO4 तत्व आपका होगा नहीं होगा। क्यों इसलिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 आ गया है, 4 आ गया था, कभी सब तत्व नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन तत्व हुआ कि नहीं होगा, तो देखिए C6H6 इसमें 6 आ गया है, तो कभी तत्व नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा अंक या संख्या 2 3 4 5 6 10 20 सबका प्रयोग नहीं करेगा, उस सबके सब तत्व रहेगा। पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में आते हैं, देखिए इसमें क्या रहेगा ना बुआ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड, एक रहने पर हमेशा बड़ा लिखेगा, एक रहने पर हमेशा बड़ा। सेकंड, अगर एक है सिंगल है, एक ही है, तो हमेशा लिखेगा बड़ा सा, हमेशा बड़ा लिखा रहेगा। और एक से अगर अधिक रहता है, एक से अधिक होगा ना, तो पहिलका वाला को बड़ा लिखेगा, और सेकंड जो रहेगा वो या रेस्ट जो बच जाएगा ना, शेष जो बचेगा, रेस्ट जो बचेगा या शेष उसको कहिए हिंदी में, शेष जो बच जाएगा ना, उस सबके सब छोटा में लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा, छोटा।
क्लियर हो गया। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर तत्व रहेगा तो उसमें अंक या संख्या का प्रयोग नहीं करेगा। अंक या संख्या कहने के मतलब 2 3 4 10 20 ये सब नहीं आवेगा। दूसरा, अगर एक ही लिखना हो ना तो हमेशा बड़ा लिखेगा, और एक से अधिक लिखना हो तो पहले का बड़ा और शेष छोटा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह कोई का हुआ, बाल बच्चा हुआ 5 6 को हो गया, तो अगर 5 को हो गया है तो पहले का जो होगा वो तो बड़ा रहेगा ना। पहले का कुछ यार बड़का है, अब बाद में जो बच्चा ढेरवा नहीं उसको रहेगा सब छोटका है। तो पहला वाला हमेशा बड़ा, पहला वाला हमेशा बड़ा और शेष बचेगा सबके सब छोटा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा कि एलिमेंट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमको हाइड्रोजन लिखना हो तो हाइड्रोजन कैसे लिखे हम एच लिख दें कि ऐसे एच कैपिटल लिखे, कैपिटल ए वो है तो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। नाइट्रोजन हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, ऑक्सीजन हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। फ्लोरीन एक है हमेशा बड़ा, एक रहने पर हमेशा बड़ा लिखते हैं। एक वो सिंगल रहेगा तो हमेशा बड़ा, सिंगल रहेगा तो हमेशा बड़ा लिखेंगे। हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल रहेगा। क्लियर हो गया। एक रहने पर हमेशा बड़ा लिखते हैं। फ्लोरीन लिखना होता है इस तरह से लिखेंगे। क्लियर हो गया। यूरेनियम लिखना होता है यू कैपिटल यू लिखेंगे। अब यू ऐसे लिख दोगे गलती हो जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा रहेगा तब पहले का बड़ा, अगर 2 3 4 5 को बाल बच्चा हो गया तो पहला बड़ा, शेष बचेगा सब छोटा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम लिखना तो Na ऐसे लिखना पड़ेगा, पहला वाला बड़ा और जो रेस्ट बचा हुआ है सबके सब छोटा, है ना। मान लीजिए आपको आयरन लिखना है तब पहला बड़ा लिखेंगे Fe और फिर है F, इसके बाद सेकंड लिखेंगे हमेशा छोटा। हमको लिखना है UN एलिमेंट है कि ये बिल्कुल है। क्यों है? कहा कि पहला बड़ा और रेस्ट कुछ है छोटा है। हमको कहा गया कि UBB एलिमेंट है, हाँ हुआ एलिमेंट है, पहला वाला बड़ा है रेस्ट छोटा है तो एलिमेंट हो जाएगा। हमको कहा जाए कि निकेल लिखे Ni से तो कभी एलिमेंट होगा नहीं होगा। क्यों? पहला भी बड़ा दूसरा भी बड़ा, पहला बाल बच्चा तो बड़ा ही है, दूसरा को बड़ा रहेगा नहीं। अगर हमको निकेल लिखना होगा तो Ni लिखेंगे। सबको क्लियर हो गया? किसी को इतना में कोई परेशानी? एलिमेंट पहचान में आ गया। एलिमेंट में अंक या संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर इज नो यूज ऑफ नंबर और डिजिट, इसमें नंबर और डिजिट नहीं रहेगा। इंग्लिश वाला लिख लेगा इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा। एक रहने पर हमेशा बड़ा एवं एक से अधिक रहने पर हमेशा छोटा लिखा जाता है, इसको लिख लीजिएगा हिंदी वाला, ठीक है। और इंग्लिश वाला लिख लेगा हुआ कि इन केस ऑफ सिंगल वी ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल लेटर, बट इन केस ऑफ मल्टीपल, एक से अधिक रहेगा मल्टीपल, बी ऑलवेज राइट फर्स्ट इन कैपिटल एंड रेस्ट इन स्मॉल। क्लियर हो गया? बस इतना ही लिखना। कुछ एग्जांपल इस तरह से आप लिख दीजिएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन लिख देंगे, H है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सिंगल सिंगल बड़ा, सिंगल सिंगल बड़ा, अकेले अकेले सब बड़ा लिख देंगे। क्लियर है? यूरेनियम है, डबल लिखना हो देखो Na लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे Ca, Mg लिखना होता है Mg ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर एम और जी आप ऐसे लिख दिए गलती हो जाएगा। पहला बड़ा से छोटा, पहला बड़ा से छोटा। चलिए अगर आपको कहा जाए कि हमको आयरन लिखना आता है, Fe लिखेंगे इसे। क्लियर? निकेल लिखना है Na लिखेंगे, हम UNN लिखेंगे, UNB लिखेंगे। पहला बड़ा से छोटा, पहला बड़ा जो बचा सब छोटा, है ना। पहला बड़ा कैपिटल, शेष रेस्ट जो बचेगा सब स्मॉल रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट में कोई परेशानी नहीं, एलिमेंट सब पहचान जाओगे। एलिमेंट में कहानी खत्म। देखो इसमें नंबर या डिजिट का यूज नहीं करेगा, है ना। कभी तो अगर कहा जाए कि H2 बताइए तो H2 आपका एलिमेंट है नहीं, इसमें 2 3 4 आ गए, 2 आ गया नहीं होगा, बिल्कुल काम खत्म। CO2 है नहीं है, इसमें 2 आ गया नहीं लिखेंगे। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है? CO कहेगा है कि नहीं वो बताओ। सी एग्जांपल में CO लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, लेकिन ई वाला CO होगा नहीं होगा। देखिए पहला भी बड़ा दूसरा भी बड़ा, कभी एलिमेंट आपका होबे नहीं करेगा। किसी को कोई परेशानी इतना में नहीं है। समझ में आ गया सबको? चलिए तो एलिमेंट की कहानी खत्म हो गया। एलिमेंट लिखिएगा और एलिमेंट में 2 पॉइंट आपको लिखना। पहला, इसमें नंबर या डिजिट का यूज नहीं करना, अंक या संख्या का प्रयोग नहीं करना। एक रहने पर हमेशा बड़ा, एक रहने पर हमेशा बड़ा, और एक से अधिक रहने पर पहला बड़ा और से छोटा लिखा जाता। कहानी खत्म हो गया। क्लियर है? एलिमेंट क्लियर? देखिए अब बताते हैं बुआ, सिंपल तौर पे आप एक वर्ड यूज कर दीजिए ना कि जो एलिमेंट नहीं है, जो तत्व नहीं हो, सबके सब वो यौगिक है। जो तत्व नहीं रहेगा ना, उस सबके सब आपका यौगिक है। जो एलिमेंट नहीं रहेगा उस सबके सब कंपाउंड आपका होता है। सबके सब कुछ हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें नॉर्मली नंबर और डिजिट का यूज करेगा बुआ, इसमें अंक या संख्या का प्रयोग होगा। नॉर्मली इसमें अंक या संख्या का प्रयोग, है ना, इसमें करेगा। और सिंपल तौर पे ध्यान रखिए, जो तत्व नहीं है उस सबके सब यौगिक होता है, तत्व नहीं है उस सबके सब यौगिक होता है। एक एग्जांपल देते हैं, बताइए तो तत्व है, एलिमेंट है नहीं है, कहा कि 2 आ गया तो बताइए कुछ हुआ यौगिक, तत्व नहीं है यौगिक। CO2 कुछ रहेगा यौगिक, कहा कि तत्व है ये नहीं है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड हो जाएगा। समझ में गया? अगर आपसे कहा जाए H2SO4 कोची है ना, कंपाउंड है, यौगिक है आपका। अगर आपको ये कहा जाए
ध्यान से इसको देखिए, Na2CO3 कौन सी है, इस सब के सब कौन सा है, इस सब के सब कंपाउंड होता है, सबके सब यौगिक रहेगा। किसी को कोई परेशानी है तो देखिए इसमें देखिए नॉर्मली अंक या संख्या 2 का प्रयोग किया है, 2 का प्रयोग किया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया, ये सबके सब बताइए इसमें अंक या संख्या का प्रयोग कर दिया, कभी तत्व होवे नहीं करेगा। जो तत्व नहीं हो सबके सब कुछ है, यौगिक है, कंपाउंड है, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा कुछ और आपसे हम पूछते हैं बुआ, जरा ध्यान से इसको बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम HCl लिखे, क्या है बताइए, ये कंपाउंड है या आपको कंपाउंड है, बताइए यौगिक लग रहा है या तत्व लग रहा है, क्या लग रहा है, एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो देखिए पहला तो बड़ा दिया गया है, चलिए दूसरा को बड़ा यहां दे देवल गया, देखिए दूसरा का सी बड़ा दिया है, इसका मतलब कि कभी आपका तत्व होवे नहीं करेगा और तत्व नहीं है मतलब कोची है, यौगिक है, कि आपका कंपाउंड हो जाएगा NaCl। बताइए NaCl लिखा गया, क्या है बताइए, पहला बड़ा छोटा फिर बड़ा, लीजिए आपका तत्व है, ये नहीं है, तत्व नहीं है मतलब क्या है, यौगिक हो जाएगा। समझ, जो तत्व नहीं है वो सबके सब यौगिक है, जो एलिमेंट नहीं है सबके सब कंपाउंड है। क्लियर है। हिंदी वाले लोग कैसे लिखेगा देखिए, है ना, कंपाउंड में क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है कि जो तत्व नहीं है वह यौगिक है, ठीक है। फिर लिखना है कि इसमें अंक एवं संख्या का प्रयोग होगा। इंग्लिश वाला क्या लिखना है कि इफ ए सब्सटेंस इज नॉट एन एलिमेंट देन इट इज कंपाउंड। क्लियर है। और नॉर्मली नंबर और डिजिट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ कंपाउंड। क्लियर है। इसके बाद एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा। अगर ये हो जाता, अब आ जाते हैं हम लोग कहां हुआ, रेडिकल पर। देखिए रेडिकल में क्या होता है, नॉर्मल ध्यान से समझिएगा। रेडिकल में काम क्या करता है कि जो एलिमेंट है ना बउआ, एलिमेंट जो एलिमेंट जैसे मान लिया सोडियम लिए हैं, तब पोटेशियम लिए हैं, तब कैल्शियम लिए हैं, तब मैग्नीशियम, या हम कंपाउंड में लिखे CH4 लिखे हैं, CO2 लिखे हैं, ये सब। क्लियर है। H2SO4 लिखे हैं, ये जितना भी लिखा गया, H2 लिखे हैं, O2 लिखे हैं, तो जो एलिमेंट या कंपाउंड लिखे हैं इसी को हम लोग रेडिकल कहते हैं, इसी को मूलक कहा जाता है। एलिमेंट या कंपाउंड को ही, है ना, हम लोग रेडिकल कहते हैं, मतलब तत्व या यौगिक को ही मूलक कहा जाता है, बशर्ते कि एकरा पर प्लस वाला चाहे तो माइनस में चार्ज आ जाए। अगर प्लस या माइनस में चार्ज आ गया तो सीधे मूलक बन जाएगा। इसी वाले कंपाउंड को, है ना, इस कंपाउंड को या इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट या इस कंपाउंड को हम लोग रेडिकल कहते हैं, बशर्ते कि इस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है। प्लस या माइनस आ जाएगा ना तो सीधे आपका मूलक बन जाएगा। तत्व या यौगिक को ही मूलक कहा जाएगा यदि पर प्लस या माइनस आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम सोडियम लिए तो सोडियम को जी बताइए, तत्व है, एक पर हम प्लस दे देते हैं, लीजिए मूलक बन गया। एक पर प्लस दे दिया, मूलक बन गया। एक पर प्लस पे 2 दे दिए, मूलक बन गया। प्लस पे 2 दे दिए, मूलक बन गया। एल्यूमिनियम पे प्लस में 3 दे दिए, मूलक बन जाएगा, है ना। मान लीजिए हम लिख दिए CH3 पे प्लस लिखे हैं तब मूलक। अगर बहुआ कहीं प्लस या माइनस दिख गया तो सीधे वो मूलक, सीधे वो रेडिकल कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो हम लिखे हुआ SO4 2 माइनस तब मूलक बन जाएगा। हम CO3 2 माइनस मूलक बन जाएगा। हम लिखे PO4 इस तरह से 3 माइनस तब मूलक बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? पूरा कंप्लीट हो गया है। एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए मूलक जो होता है ना वो मूलक, ये नॉर्मली 2 टाइप का होता है। मूलक आपका 2 टाइप का मिलेगा। हाँ, यहां पर ये बोल रहे थे कि मूलक के टाइप का होता है 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बी कैन डिवाइड ऑल रेडिकल इनटू 2 पार्ट, है ना, आवेश के आधार पर, चार्ज के आधार पर। तो आवेश के आधार पर मूलक को 2 भाग में बांटा गया। एक बात बताइए आपको, हम ये बोले थे कि मूलक 2 टाइप का होता है। कुछ वाला मूलक पे प्लस में चार्ज होता है और कुछ पर क्या होता है, माइनस में। जैसे मान लीजिए सोडियम लिए है, एक पर हम प्लस कर दिए हैं, और इधर हम ले लिए वो क्लोरीन है, एक पर हम माइनस कर दिया है। तो बताइए दोनों मूलक है कि नहीं है। आज जेकरा पर प्लस रहता है उसको धन मूलक कहते हैं। कोई बोलेंगे धन मूलक, क्या बोलना है, धन मूलक, मूलक। और जेकरा पर माइनस में चार्ज रहता है उसको ऋण मूलक कहा जाएगा। ऋण मूलक कहा जाएगा, ऋण मूलक। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव रेडिकल और उसको निगेटिव रेडिकल कहा जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछा जाए बुआ, ध्यान से देखिएगा, CH3 पे प्लस कौन सा रेडिकल, मूलक तो है, पहले कंफर्म हो। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस या माइनस है, प्लस है तो मूलक है। लेकिन कौन सा मूलक होगा, धन मूलक हो जाएगा। बताइए अगर आपसे ये कहा जाए PO4 बुआ और 3 माइनस, ये क्या है, मूलक हो गया। काहे का इस पे माइनस है, रेडिकल है। लेकिन कौन सा रेडिकल है बताइए, निगेटिव हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है, यहां तक में कोई दिक्कत है? तो चलिए सबसे पहले क्या करना हुआ, एलिमेंट के बारे में टोटल लिख लीजिएगा, कंपाउंड के बारे में उसका एग्जांपल लिख लेना है। इसके बाद है ना रेडिकल मूलक के बारे में आपको लिख लेना है। मूलक वाला में है ना सिंपली एक कर देना है कि मूलक किस तरह से लिखिएगा। मूलक लिखने के बाद एक लाइन इधर और ज्यादा कुछ लिखना नहीं, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक इधर खींच देना है, एक इधर खींच देना है। और इधर वो कह देना है कि एक पर प्लस रहेगा तब भी मूलक, माइनस रहेगा तब भी मूलक। प्लस वाला में कुछ एग्जांपल दीजिएगा, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, है ना।
NH4 प्लस है, और चूंकि प्लस है तो नीचे इसको लिख दीजिए कि धन मूलक है। कुछ ये हुआ धन मूलक, धन मूलक हो जाएगा। और यहां पर आ जाइए, इसमें कह देंगे कि क्लोरीन पर माइनस है, SO4 2 माइनस है, CO3 2 माइनस है, PO4 3 माइनस है, इस तरह से लिखिएगा। और इसको कह देंगे हम लोग कोचित ऋण मूलक। क्या कहेंगे? ऋण मूलक। नीचे लिख रहा है ऋण मूलक। इसको पॉजिटिव रेडिकल और इसको नेगेटिव, इसमें ज्यादा कुछ लिखे का आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमको लगता है कि आपको एलिमेंट कंपाउंड और रेडिकल में कोई परेशानी नहीं है, पूरा का पूरा आपको समझा दिए। इसमें अंक या संख्या का प्रयोग नहीं करेगा, एक रहने पर बड़ा और एक से अधिक रहने पर पहला वाला बड़ा और जो रेस्ट बच जाएगा सबके सब छोटा होगा। जो एलिमेंट नहीं है वो सबके सब कंपाउंड है, और इसी एलिमेंट या इसी कंपाउंड को हम लोग रेडिकल कहते हैं, बशर्ते कि ओकरा पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहेगा। अगर प्लस रहेगा तो पॉजिटिव रेडिकल और माइनस रहेगा तो उसको निगेटिव रेडिकल कहा जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक बात आगे समझिएगा, वो ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री का डिफिनेशन यहां से है ना, यहां से आपको आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। एक बार समझाते हैं, यहां देख लीजिए। आप ढेर मनी देख रहे हैं, बुआ कुछ कुछ है, लड्डू है, तब कुछ इसको कहते हैं, देख रहे हो नमो तो इतना नहीं याद है, रसगुल्ला है, इन्हें देखिए लड्डू है, और एक पता नहीं कोई कोई इस तरह ढेर मनी है। तो ढेर मनी से बारे तो कोची बोलेगा मिठाई, कोची बोलेंगे मिठाई। क्या बोलेंगे वो? मिठाई। अब एक बार जरा समझिएगा, अगर कोई चीज ढेर सारा हो जाए ना तो उसको है ना, लड्डू हो गया, तो जिलेबी हो गया, तो रसगुल्ला हो गया, तो उजरका हो गया, तो करिका हो, ढेर मनी है, तो ढेर मनी के नाम मिला के कोची बोलते हैं मिठाई, कोची बोलेंगे मिठाई। तो उसी तरह से एक बात समझिएगा, अगर बउआ तत्व दिया गया है, यौगिक दिया गया, ध्यान से देखिएगा, तत्व यौगिक और मूलक तीनों अगर एक के साथ आपको दे दिया है, मतलब इसको एलिमेंट दिया है, कंपाउंड दिया है, और क्या दिया है? रेडिकल। तीनों एक के साथ मिला के दे दे ना, तो तीनों को मिला के एक साथ रासायनिक, ध्यान रखिएगा, रासायनिक पदार्थ कहते हैं। एक बात इसको ध्यान रखिएगा, तत्व यौगिक और मूलक को एक साथ मिलाकर रासायनिक पदार्थ कहा जाता है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे यहां देखिए ना, ढेर टाइप के अगर है तो उसको मिठाई कह देंगे। अगर अकेले रहेगा तो लड्डू हो गया, अकेले रहेगा तो जिलेबी हो गया, अकेले हो गया तो उजरका है, तो करिका है, इन्हें बोलते हैं। लेकिन सबको मिला देते हैं तो मिठाई। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार जा रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई अगर मैंने भाई साहब है, कोई पूछ दिया, आपको दोस्त मिल गया, पूछ दिया कि कौन था? भैया है। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, पिताजी साथ हैं, तब कौन है? तो पिताजी हैं। भाभी हैं तो भाभी है ना। लेकिन अगर सभ्य जा रहा था, कुछ कहेंगे भैया है, बहुजी है, तई है, तो ऐसे है नहीं, हम लोग क्या कहेंगे? वो परिवार, क्या बोलेंगे? तो बहुत सारा चीज को एक साथ मिला के एक नाम देवल जाता है। उसी तरीका से यहां भी अगर अकेले है तो तत्व, अकेले है तो यौगिक, अकेले है है ना मूलक, मतलब एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल, सभी को एक साथ मिला के पूछना हो ना, तो सीधे उसको रासायनिक पदार्थ कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? रासायनिक। क्लियर हो गया सबको? रासायनिक पदार्थ क्लियर। तो रासायनिक पदार्थ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो केमिकल सब्सटेंस। क्या लिखिएगा? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस इसको कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, केमिकल सब्सटेंस कहा जाएगा। तो पूछा जाए कि रासायनिक पदार्थ की परिभाषा क्या है, रासायनिक पदार्थ लिख के एड्रेस दीजिएगा, और नीचे लिख लेना हुआ कि तत्व यौगिक एवं मूलक को एक साथ मिलाकर रासायनिक पदार्थ कहा जाता है। और इंग्लिश वाला केमिकल सब्सटेंस लिख के एड्रेस देगा, और लिखना है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज, एक साथ कलेक्टिवली, है ना, कलेक्टिवली नोन एज केमिकल सब्सटेंस। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, एक बात समझिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना बुआ, केमिस्ट्री पढ़िएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पूरे केमिस्ट्री में चाहे तो तत्व मिलेगा, चाहे तो यौगिक मिलेगा, चाहे तो मूलक मिलेगा। तीन को के अलावा दूसरा चीज मिलता ही नहीं है। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जाम्पल यहां पर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि हम कोई रिएक्शन C+O2 लिखते हैं और दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू CO2, ठीक है। अच्छा, ये अकेले अकेले है, अंक संख्या का प्रयोग नहीं किया, कौन है बताओ? तो तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। अगर एकरा में O2 है, दूध दे दिया है, एकरा में भी दूध है, तो ये दोनों कौन है बताइए? तो कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं हो गया, मतलब यौगिक है कि नहीं है, ये बताइए। पूरे केमिस्ट्री में एक अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। यही तीन को NaCl को हम तोड़ते हैं, अगर आप लोग तोड़े होंगे तब Na+Cl-, इन्हें तोड़ते हैं, तो बताइए है ना, ये NaCl को चाहिए, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा, फिर बड़ा ही दे दिया है। इसका मतलब कोची हो गया बताइए? यौगिक कंपाउंड हो गया। और एक पर प्लस है, एक पर माइनस है, ये दोनों कोची हो गया बताइए? है ना, मूलक ना हो गया। हाँ बताइए, तो मूलक है कि नहीं है? जी पहले बताइए, मूलक है कि नहीं है? तो पूरे केमिस्ट्री में आप चाहे तो तत्व पढ़ते हो, चाहे तो यौगिक पढ़ते हो, चाहे तो मूलक, चाहे तो एलिमेंट, चाहे तो कंपाउंड, चाहे तो रेडिकल, तीसरा चीज कुछ मिल में नहीं करता है पूरे केमिस्ट्री में। अब पानी का प्रयोग करते हो तो पानी में क्या लिखते हो इसका बताइए? तो H2O लिखते हो। H2O कौन सी है? कंपाउंड नहीं है,
है ना, कुछ भी आप है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, CO2 देखिए तो यौगिक नहीं है। पूरे केमिस्ट्री में हुआ, चाहे तो आपको तत्व मिलता है, चाहे तो आपको यौगिक मिलता है, चाहे तो आपको मूलक मिलता है, तीसरा कुछ मिल भी नहीं करेगा। मतलब पूरे केमिस्ट्री में आपको रासायनिक पदार्थ ही तो पढ़ना होता है। तत्व, यौगिक और मूलक को एक साथ मिला के रासायनिक पदार्थ तो बोले हैं। तो पूरे केमिस्ट्री में आपको ध्यान दीजिएगा, पूरे केमिस्ट्री में आपको तत्व मिलता है प्लस यौगिक मिलता है और प्लस में बुआ मूलक मिलता है, मतलब एलिमेंट मिलता है, कंपाउंड मिलता है और रेडिकल मिलता है। और तीनों को एक साथ मिला के नाम को दिए हैं रासायनिक पदार्थ बोले हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस बोला गया है। समझ में आया? तो बताइए, तत्व, यौगिक और मूलक को एक साथ मिलाकर रासायनिक पदार्थ कहा जाता है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज केमिकल सब्सटेंस, यही तो बोले हैं। और बताइए, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी के बारे में है, तो ये एक है ना, तत्व, यौगिक और मूलक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और इस रासायनिक पदार्थों के अध्ययन को ही रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन शास्त्र हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री एकरे कहा जाता है, एकरे केमिस्ट्री कहा जाता है। पूछा कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, तो सीधे केमिस्ट्री के डिफिनेशन में कुछ बोलना है हुआ तो ये कहा जाएगा। देखिए, पहले रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस क्या कहा गया? तत्व, यौगिक एवं मूलक को एक साथ मिलाकर रासायनिक पदार्थ कहते हैं। और रासायनिक पदार्थों के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं। पूरे केमिस्ट्री हम तत्व, यौगिक और मूलक के बारे में पढ़ते रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सबको? किसी को इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश वाला क्या लिखा है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या लिख रहा है, तो सीधे कह देंगे द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अगर यहां तक में परेशानी नहीं है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपको जो हम समझाए हैं बहुत ध्यान से देखिए, क्या समझाए हैं? तत्व समझाए, इंग्लिश में एलिमेंट बोले थे। एक यौगिक समझावल गया है, यौगिक समझाए हैं, यौगिक जिसको कंपाउंड बोले थे वो कंपाउंड बोले थे। और एक आपको मूलक समझावल गया वो लोग मूलक, जिसको हम लोग रेडिकल बोले हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तीनों को एक साथ मिला के एक नाम दिया है, जिसका नाम दिया गया था रासायनिक पदार्थ। वो चीज रासायनिक पदार्थ बोला गया था, केमिकल सब्सटेंस बोले हैं। क्लियर है? रासायनिक पदार्थ। इंग्लिश में इसको क्या बोले थे? केमिकल सब्सटेंस। ये तीनों को अगर एक साथ बोलना होता। अब एक बात है ना, आपको और समझाते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। एक चीज, दुनिया में जितना भी चीज है ना, वो जितना भी पदार्थ, जितना भी वस्तु है, प्रत्येक काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ईंट होगा, अब जहां बैठे होंगे वहां पर ईंट होगा। ईंट को उठाइए या धर को उसको पीस दीजिए, जैसे रोटी पर बुकनी बना दीजिए। क्या करना है? कचकचा को उसको पीस दीजिए। समझे आप? पीसने के बाद उसको एकदम पाउडर बना दीजिए, एकदम पाउडर। मतलब पाउडर का मतलब बुकनी नहीं, बुकनी बना दीजिए। आप बुकनी बना के ओकरा में से एक चुटकी ले लीजिए और लेने के बाद ओकरा में से ऐसे हटाते जाए, हटाते 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 जब एगो चीज बाद जो बचता है ना बुआ, एगो चीज हम उसकी बात कर रहे हैं, एकदम इतना छोटा रहेगा, आंख से दिखवे नहीं, है ना, दिखवे नहीं करेगा। खुली आंख से उसको नहीं देख सकते था, कहिए कि सर का बंद करके देखे क्या? नहीं, उसको माइक्रोस्कोप से आपको देखना होता है। समझ में आया? तो हम उस सबसे छोटा वाला चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो छोटा जो सबसे छोटा जो बचता हटाते हटाते ना, ओकरा केमिस्ट्री में 3 नाम देवल गया, लेकिन फिजिक्स में 1 के नाम होता है। तो जब फिजिक्स वाला सिलेबस शुरू करेंगे तो वहां पर उसको बताएंगे। अभी केमिस्ट्री में उसका 3 नाम है। तो सबसे पहला चीज देखिए, उसका नाम कोची आता है। उसका एक तो नाम परमाणु आता है, ध्यान से समझिएगा। एक नाम परमाणु होता है, कुछ का नाम हम लोग अणु देते हैं और कुछ का नाम आयन देवल जाता है। आयन, परमाणु को हम लोग एटम बोलते हैं बउआ, अणु को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आयन को आयने कहा जाता है, आयन से ही बोलते हैं, याद रहेगा। परमाणु का एटम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, कोई चीज है सोडियम। और सोडियम, अच्छा बताइए, सोडियम है कोई चीज? सोडियम क्या है? तत्व है। क्लियर हो गया? सोडियम क्या है? तत्व है। अब ये तत्व जो है हुआ, अगर एक हम पीस के बुकनी बनावे तो छोटा छोटा कण में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये पहले बताइए। तो इस छोटका कणवा को हम लोग कौन बोले? परमाणु बोले कि अणु बोले कि आयन बोले? तो ध्यान रखिए, अगर कोई तत्व रहेगा ना तो इसके छोटे कण को परमाणु कहा गया है, एटम कहा गया है। आयरन हम लेते हैं, बताइए आयरन क्या है? बताओ पहले। तत्व है, यौगिक है, मूलक है, क्या है? है ना, ये आयरन क्या रहेगा? एलिमेंट है, कंपाउंड है, रेडिकल है, क्या है? तो तत्व होगा, एलिमेंट हो जाएगा। पहला बड़ा और से छोटा अंक संख्या का प्रयोग करवे नहीं किया, तत्व हो जाएगा।
तत्व है बुआ, तो ई भी तो चुंदरा बड़ी छोटा छोटा ऐसे कण से मिलकर बना रहेगा, ऐसे छोटा छोटा पार्टिकल नहीं रहेगा। जो पीस के बनावेंगे बुक नहीं तो छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा, तो इस पार्टिकल को भी हम लोग परमाणु ही बोलेंगे। इस परमाणु वर्ड का प्रयोग, इस एटम वर्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? तत्व के लिए। मतलब तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन छोटका छोटका पार्टिकल से मिलकर बना रहेगा ना, उसी को हम लोग एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गया? परमाणु समझ में आया? एटम्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल नहीं, स्मॉल मतलब छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत छोटा, है ना। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एन एटम। तो सॉरी, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एन एटम। क्लियर हो गया? तत्व जो है वो बहुत छोटे छोटे कण से, जैसे मान लीजिए कि हम निकेल ले लेते हैं, निकेल। तो निकेल आप बता सकते हो निकेल है क्या? पहले बताइए निकेल क्या है? निकेल एलिमेंट है, कंपाउंड है, रेडिकल है, निकेल है क्या? तो निकेल जो होता है वो देखो, पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो कुछ हो गया तत्व ना है। ये भी तो बड़ी छोटा छोटा कण से इसे पीस के बुकनी बनावेंगे तब मिलेगा छोटा छोटा कण। तो प्रत्येक छोटा कणवा को परमाणु ना बोलेंगे, है ना। तो निकेल को है, तत्व है। तो पूछा जाए हुआ कि परमाणु एटम वर्ड का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो तत्व के लिए हुआ। तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। समझ में आ गया? पहले समझ लीजिए, बाद में हम लिखवा देंगे। अब आ जाइए यौगिक में आते हैं, कंपाउंड। जैसे मान लो H2O है, वो हम कोई यौगिक एक ले लिए H2O, एक रो एकदम छोटा छोटा बना दिया, हम धर कैसे कचकचा दिए हैं, एकदम छोटा छोटा बना दिया, ऐसे छोटा छोटा है। बताइए ये छोटा छोटा कण का नाम कौन दे? चूंकि यौगिक है, इस कारण से इसके छोटा, प्रत्येक छोटा छोटा कण को, ये हर एक छोटकन जो चीजवा दिख रहा है तन को बूंदा बूंदा, ओकरा हम लोग अणु बोलते हैं, मोलेक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया? CO2 देवल जा, CO2 बताइए दुनिया का हर एक पदार्थ काफी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। तो ये भी तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसके छोटे पार्टिकल को हम लोग परमाणु बोलेंगे कि अणु बोलेंगे? बताइए। यौगिक है, कंपाउंड है, तो इसका छोटका पार्टिकल का नाम दे दिया है कौन? अणु। समय है, किसी को कोई दिक्कत करना नहीं है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि नहीं हमारा पास कौन चाहिए हुआ Fe2O3, कौन चाहिए बताइए? पहले कंपाउंड है, 2 3 4 प्रयोग के लिए है, एक बात कंपाउंड हो गया। और कंपाउंड बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर बना रहेगा, और प्रत्येक कणवा को हम लोग अणु कहेंगे। क्लियर है? तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। यौगिक जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे अणु कहते हैं। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एन एटम। अब आइए इसमें थ्योरी क्या हुआ, आयन का थ्योरी क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। आयन का थ्योरी है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक आदमी हम ले लिए है, मान लो कि CO3, ध्यान दीजिएगा, CO3 ऊपर 2- लिए, बताइए तो मूल्यक है कि नहीं है? मूल्यक है। ये भी तो छोटा छोटा कण से मिलकर, दुनिया का हर एक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये भी तो दुनिया का पदार्थ में से तो ये भी आ रहा, पदार्थ कहने का मतलब रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस है। तो ये भी तो बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर बनल होगा, क्या स्मॉल पार्टिकल से मिलकर, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनल होगा। तो इसके इस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल को हम लोग आयन बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेगा बोलो? आयन बोला जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी है? कहा जाए बाबा कि हम हमारे पास CH3 पे प्लस है, तो बताइए तो ई ऑल्सो मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, लेकिन ये प्लस या माइनस होने से मूलक हो जाएगा, और मूलक वाला कंडीशन में छोटका कणवा को हम लोग आयन बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब देखिए आपको एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल लिख लिए होंगे, है ना, और तीनों को मिला के नाम कौन सी दिए थे? रासायनिक पदार्थ नाम दिए थे, उसका भी डिफिनेशन लिख लिए है ना, मतलब केमिकल सब्सटेंस हो गया है। अब आपको 3 वर्ड लिखना है, हुआ परमाणु, अणु एवं आयन। परमाणु, अणु एवं आयन। तो ऊपर पहले स्टार मार्क दे दीजिएगा, और स्टार मार्क ऊपर ऐसे करके दे देना, देने के बाद लिखिएगा परमाणु, अणु एवं आयन। क्लियर है? परमाणु, अणु एवं आयन। और इंग्लिश वाला लिख लेगा हुआ एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयंस। क्लियर है? इसके बाद है ना, इसके बाद परमाणु लिख के डैश देना है, और इंग्लिश वाला एटम लिख के डैश देगा। परमाणु लिखिए, लिखने के बाद उसमें लिखना है क्या कि तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। क्लियर है? यौगिक में क्या लिखेगा कि यौगिक जिन छोटे छोटे कणों, फिर अणु लिख के डैश देना है। यौगिक जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे अणु कहते हैं। और यहां पर आयन में क्या लिखेंगे? मूलक जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
आयन बोलेंगे। किसी को दिक्कत है? इंग्लिश वाला कैसे लिखा है? एटम लिख के जब रेस दीजिएगा तो उसमें लिखा है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एन एटम, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और आयन से लिख के रेस देना तो उसमें लिख देना कि रेडिकल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड आयंस। क्लियर है? तो चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिखा गया होगा। अब आ जाइए थ्योरी में, देखिए क्या आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। कहां गए हैं? आ जाइए, हाँ यहां पर थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। लास्ट पॉइंट है वो, इसके बाद ये आपका तत्व यौगिक का मूल्य की पहचान हो जाएगा। कौची तक खत्म। चलिए आ जाइए, अगर यहां तक आपका थ्योरी पूरा क्लियर हो गया तब एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन जिसको कहते हैं जेएम करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताइए अगर कोई तत्व है तो छोटा छोटा कण से मिलकर बनेगा और कौची बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, और इंग्लिश में एटम कहा जाएगा। क्लियर है? अगर यौगिक है तो इसके छोटे कण को हम लोग क्या बोलेंगे? वो बोलो, तो छोटे कण को क्या बोलेंगे? अणु बोला जाएगा। अणु क्या बोलेंगे? अणु। और इसको इंग्लिश में मोलेक्यूल्स बोलते हैं हुआ, तो ये मोलेक्यूल्स आपका हो जाएगा। और बताइए मूलक जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन, है ना? इंग्लिश में भी इसको आयन ही कहा जाता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। कंप्लीट है सबको? चलिए, ये सब तीनों का तीनों छोटा छोटा कण है, ये क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम क्या करना हुआ कि तत्व को प्लस यौगिक को और मूलक को, हुआ तीसरा में कौन है? मूलकवा, तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो कौची बोले थे? रासायनिक। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड समझा रहे, रासायनिक पदार्थ, यही ना बोले थे? रासायनिक पदार्थ। और है ना, और इंग्लिश में बोले थे वो कि एलिमेंट है, कंपाउंड है, प्लस रेडिकल है, तीनों को मिला के केमिकल सब्सटेंस। हिंदी वाला एक वर्ड ध्यान रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री में कुछ लिखाएगा ना तो रा वर्ड लिखाता है। रा वर्ड कभी नहीं लिखाता, रा हमेशा लिखाता। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक कण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, हमेशा रा लिखाता है। रा कब लिखाता मार साहब? तो देखिए रा कब लिखाएगा ना, रा केवल केमिस्ट्री के नाम में लिखाता है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, बस यही एक ऐसा जगह है ना बुआ जहां पर रा लिखाता है। अब बाकी सगरो रा लिखाता है, सगरो रा, है ना? रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, लेकिन केमिस्ट्री के नाम में मजा लेके कोई रा लिख दे, वहां कोई अरे इसमें क्या लिखते हैं? रा लिखते हैं। क्लियर है? तो चलिए ये भी कंप्लीट आपको हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तत्व यौगिक और मूलक को मिला के कोई बोले रासायनिक पदार्थ बोल दिए। अच्छा एक पॉइंट और इसमें रह गया, लास्ट पॉइंट में होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां तत्व यौगिक और मूलक को मिला है तो रासायनिक पदार्थ बोले हैं कि नहीं बोले? केमिकल सब्सटेंस बोले हैं कि नहीं? उसी तरीका से आ जाइए परमाणु, अणु, आयन। ध्यान दीजिएगा, अब है वो परमाणु प्लस अणु, अब प्लस में आयन, इंग्लिश में नाम बताइए एटम, द मॉलिक्यूल्स, द आयंस। ये तीनों के देखिए छोटा छोटा सब कण है, परमाणु, अणु, आयन बहुत छोटा एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, कण है। इस कारण से इसको रासायनिक कण कहा जाएगा। रासायनिक कण कहेंगे इसको, केमिकल पार्टिकल इसको कहा जाएगा इंग्लिश में, याद रहेगा। तो बताइए तत्व यौगिक और मूलक को एक साथ मिला के रासायनिक पदार्थ, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज केमिकल सब्सटेंस। क्लियर है? परमाणु, अणु एवं आयन को एक साथ मिलाकर रासायनिक कण कहते हैं। तो अगला में आपको यही करना है कि रासायनिक कण, अगर सबसे पहले से तो लिख ले था, एक नया वर्ड आया परमाणु, अणु और आयन के बाद, है ना? परमाणु, अणु और आयन का जब परिभाषा लिख लीजिएगा ना तो नीचे लिखना है कुछ वो रासायनिक कण। और रासायनिक कण की परिभाषा क्या लिखना है कि है ना, परमाणु, अणु एवं आयन को एक साथ मिलाकर रासायनिक कण कहते हैं। और इंग्लिश में इसको केमिकल पार्टिकल लिखेगा वो लोग, केमिकल पार्टिकल। तो केमिकल पार्टिकल में क्या लिखा जाएगा बताइए? तो ये लिखेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर कलेक्टिवली, एक साथ मिलाकर, आर कलेक्टिवली नोन एज केमिकल पार्टिकल। केमिकल पार्टिकल। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक सबको नोट्स बन जाएगा पूरा एकदम ढंग से, इसका नोट्स पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है? और अगला जो हम लोग टॉपिक हम लोग को खत्म हो गया, वो टॉपिक हम लोग को पूरा का पूरा इंड समाप्त हो गया। तत्व यौगिक और मूलक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये तत्व यौगिक और मूलक वाला पूरा का पूरा कहानी हो गया है जी, खत्म। उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया हुआ, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगला सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में होने के कारण, भाई एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैसेस फेज। बताइए कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में क्यों होता है ना? जैसे कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो सुने हो कि CO2 गैस होता है। क्यों? गैसिंग क्यों होता है? नाइट्रोजन गैस क्यों होता है?
हीलियम गैस क्यों होता, ये सब चीजें जितना गैस पढ़ना है ना, आखिर गैस होता क्यों है, क्वेश्चन देता है आपको, पूछता है क्वेश्चन को गैसीय अवस्था में क्यों होता है। क्लियर। अच्छा एक और ये जो है वो आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हीलियम का संकेत क्या होता है, बताइए। हीलियम का संकेत एक बार आपसे पूछा गया था कि हीलियम का संकेत बता दीजिए, हीलियम का संकेत क्या रहेगा। ये 12th के पूछा क्वेश्चन है, 12th में हीलियम। बताइए HI होगा, HE होगा कि HE होगा कि नन ऑफ दी, बताइए कौन सा रहेगा, है ना, कौन, नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए HI कभी हीलियम होगा, नहीं होगा, है ना। हीलियम तत्व होता है, पीरियोडिक में पढ़े, ऐसे लिखाएगा नहीं, पहला बड़ा और शेष छोटा, आपका हीलियम का संकेत He हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, यहां से क्वेश्चन रहता है। अगले क्लास में हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन गैसेस फेज। कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में क्यों होता है उसके बारे में, बहुत छोटा सा रहेगा, कोई बहुत भारी नहीं रहेगा। और ओकरे में हम लोग तीसरा भी पढ़ लेंगे। तो एक बार सभी लोग जरा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तब। और दोस्तों के साथ से अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, पहले ही बोले हुआ कि पूरा का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना, बायोलॉजी, जितना भी है सबके सब। और 10th वाला का भी पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। कंपटीशन का भी आपका बैच रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा देने वाले हैं, ठीक है। IIT का भी रहेगा, IIT JEE है और मेडिकल, इस सब के लिए पूरा का पूरा 100% सिलेबस यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके रख देने वाले हैं। और इस सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री में रहेगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, एक बार सभी लोग केवल शेयर कर दीजिएगा।